हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने आपके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिस्कस किया था। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की थ्योरी मैंने एक छोटे से शॉर्ट वीडियोस में दी थी, और उसके साथ ही मैंने आपको कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए थे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आज उसी सीरीज में मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं जिसको कहते हैं रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एपॉक्साइड। अच्छा, एपॉक्साइड का 3 मेंबर रिंग का ईथर कौन सा? साइक्लिक ईथर। और 4 मेंबर रिंग का साइक्लिक ईथर। साहब, अब बात उठ रही है कि 5th मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग पर अटैक क्यों नहीं करा रहे। तो आज क्या है, थोड़ा सा सीरियल के बैक एपिसोड को लेंगे, वहां से कुछ देखेंगे कि आखिर मैंने यही टॉपिक क्यों उठाया, इसी टॉपिक के थ्रू मैं आगे क्यों बढ़ रहा हूं, जबकि ये बीच का टॉपिक है। इसके बाद हम एक साथ कहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर से एक नए सफर पे चलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस टॉपिक को पकड़ने के लिए मैं बैक साइड से उठा रहा हूं। तो हमने कहाँ स्टार्ट किया था? तो आप सभी को पता है, हमने जो है ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन लिखी थी। कैसे लिखी थी साहब? ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन लिखी हमने, और ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में मैंने सॉल्वेंट क्या लिया था? मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है सॉल्वेंट ईथर लिया था। ईथर आर बेस्ट सॉल्वेंट। लेकिन मैंने उसके साथ में आपको एक प्रिकॉशनरी नोट भी लिखाया था कि हम सारे ईथर तो ले रहे हैं एक्सेप्ट 3 मेंबर रिंग का ईथर या 4 मेंबर रिंग। और क्यों नहीं ले रहे थे? क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा लेंगे। इसीलिए आज इनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने के लिए मैं इस पूरे के पूरे आप टॉपिक को आपको समझा दूंगा। आप देखिएगा 15-20 मिनट में तो आप इस टॉपिक के चैंपियन हो जाएंगे। बस आप थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा मेरा साथ दे दीजिए, आप देखिएगा आप चैंपियन रहेंगे। तो बच्चों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी सवाल होगा आराम से हो जाएगा आज के इस लेक्चर के बाद। बस आप जो है थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा। तो देखिए क्या है, पेन बदल लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑक्साइड। और कौन सा सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है साहब। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एपॉक्साइड पे कराना है तो पहले तो स्कीम लिखते हैं, फिर देखते हैं किस मीडियम में कैसे क्या क्या फॉरवर्ड कैरी आउट होगा, क्या होगा, फिर सब देखते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये कोई 3 मेंबर रिंग का एपॉक्साइड है। ठीक। सब बात उठती है कि ईथर जो है बड़े अनरिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। बात बिल्कुल सही है। ईथर इतने ही ज्यादा अनरिएक्टिव नहीं होते। ईथर की अनरिएक्टिव की जो डिग्री है वो एक्चुअली एल्केन के लेवल की है, एल्केन के बराबर की होती है। लेकिन 3 डिग्री एपॉक्साइड, ये 3 मेंबर रिंग का एपॉक्साइड है, या 4 मेंबर रिंग के जो एपॉक्साइड होते हैं उनके अंदर स्ट्रेन भयंकर होती है, भयंकर स्ट्रेन होती है। आप मुझे एक बात बताओ, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन का या इस कार्बन का? मैं दोनों को साथ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि फर्क कुछ है नहीं है। अगर आपको एक बार ये बात पता चल गई, या ये बात वाली आपको बात समझ आ गई कि एक्चुअली ये रिएक्शन कर क्यों रहा है, या ये क्यों स्पेशल केस में रिएक्शन दिखा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद मैकेनिज्म बना लेंगे। आपको ना मेरी जरूरत पड़ेगी ना किसी किताब की, खुद ही मैकेनिज्म से आप रन कर जाएंगे। देखिएगा, बस आप इतना देखिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन का जो कार्बन है वो जब बॉन्ड बनाता है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? उसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 7 मिनट। सही बात है, क्लियर कट। लेकिन इसको मिल कितना रहा है? 90 डिग्री।
केवल 90 डिग्री। यहां आते हैं, यहां sp3 है, मिलना कितना चाहिए था? 109 डिग्री 7 मिनट, यही मिलना चाहिए था। मिला कितना? केवल केवल 60 डिग्री। ये जो एंगल कम होने की वजह से इसके रिंग में जो स्ट्रेन है, भयंकर स्ट्रेन है, ये ओपन होना चाहता है। मॉलिक्यूल जब अपने 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में जाना चाहता है तो आप समझिए वो उस ज्योमेट्री को लेना चाहता है जिसमें वो अपनी एनर्जी को पूरी लूज करके स्टेबिलिटी की तरफ जा सके। समझ रहे हैं? ये sp3 कार्बन है, इसको 109 डिग्री 7 मिनट के एंगल, 7 मिनट का ही एंगल चाहिए, लेकिन उसको मिल 90 डिग्री का रहा है। इसमें भयंकर स्ट्रेन है, इसमें तो और भयंकर। यही रीजन, केवल यही एकमात्र रीजन स्ट्रेन का इसको रिएक्टिविटी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने के लिए फेवरेबल कंडीशन बनाने लगता है। अच्छा साहब, सवाल ये उठता है कि ये तो भाई समझ आ गई बात कि हम इस पे स्ट्रेन है तो हम रिएक्शन कराएंगे, लेकिन आपने अभी एक बात बताई थी कि ये तो भयंकर अनरिएक्टिव होते हैं। अगर भयंकर अनरिएक्टिव होते हैं तो ये रिएक्टिविटी में पार्ट कैसे करेंगे? देखिए अभी मैं आपको बताता हूं ये वाली बात भी। अब इतना हमको क्लियर हो गया कि हाँ ये जो है रिएक्टिव है, इसको स्ट्रेन की वजह से ये बाकी ईथरों की तुलना में, बाकी ईथर्स के कंपैरिजन में बहुत रिएक्टिव है। तो अब हम सीन बनाएंगे कैसे, देखिए। मान लेते हैं ये एक इपॉक्साइड है, ठीक। बच्चे एक बात बताइए, हमारे पास कितने तरीके के मीडियम हो सकते हैं? 2 तरीके के मीडियम हो सकते हैं। इधर हम एसिडिक मीडियम से रिएक्शन को पास कराएं, इधर हम बेसिक मीडियम से रिएक्शन को पास कराएं। तो हम पहले इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम से पास कराते हैं। एसिडिक मीडियम इन द सेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब प्रोटोनेशन वाली कंडीशंस बनाएंगे। ये H+ फर्नेस किसने, किसी एसिड ने किया होगा। मैं उस HX का नाम लिख सकता हूँ, यहाँ पर X कोई भी ऐसा एनायन हो सकता है जो H+ फर्नेस कर रहा है। हो सकता है ये सल्फेट आयन हो सकता है नाइट्रेट आयन हो सकता है क्लोराइड आयन हो, एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है जिसने H+ फर्नेस किया। अच्छा साहब, फर्नेस कर गया, फर्नेस करने के बाद होगा क्या रिएक्शन में, क्या होगा? मैं पहला पाथ बता रहा हूं, पहला पाथ कि इन एसिडिक मीडियम को सही से लिख देते हैं। ठीक, तो देखिए, ठीक, सोर्स मान लेते हैं हम HCl से H+ आया, मान लेते हैं, ठीक है। क्या करेगा H+? मैंने आपको पहले भी बताया था, इस H+ को हम कहते हैं प्रोटोनेशन। हम इस H+ को कहते हैं प्रोटॉन, और जब ये प्रोटॉन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लोन पेयर से जाकर कनेक्ट होता है तो इस पूरे फिनोमिनॉन को हम कहते हैं प्रोटोनेशन। इस प्रोटॉन ने किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लोन पेयर के साथ जब बॉन्ड बना लिया तो हम इस पूरे प्रोसेस को कहेंगे प्रोटोनेशन। तब इसको प्रोटॉन कहते क्यों है? कभी आपने सोचा इसको प्रोटॉन कहते क्यों है? देखिए, मैंने पिछले ग्रिग्नार्ड के लेक्चर में भी आपको बताया था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर बराबर 1। क्लियर बात? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं साहब? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर 1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 1। ठीक साहब, ये भी समझ आता है। तो साहब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास कि न्यूट्रॉन एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, ये वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई कीजिए। कितना है इसका? 1।
-1 बराबर 0। इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं। पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें जिसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं। ठीक साहब, न्यूट्रॉन नहीं है तो क्या क्या है? केवल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। ठीक साहब। H+, जब H+ बना तब क्या हुआ? तब तो इलेक्ट्रॉन भी गायब हो गया। अब तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं बचा, तो क्या बचा? बचा केवल प्रोटॉन। और जब किसी एलिमेंट में केवल प्रोटॉन बचा तो हम उसको क्या कहने लगे? प्रोटॉन। और इस प्रोटॉन ने इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लोन पेयर के साथ जब बॉन्ड बनाया तो इस पूरे फिनोमिनॉन को हमने क्या कहा? प्रोटोनेशन। अब आगे रिएक्शन कराते हैं। देखिए, और ये बना ऑक्सोनियम आयन। ये ऑक्सोनियम आयन है। अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल था, मान लेते हैं न्यूक्लियोफाइल ये था। अब जब मैं अटैक कराने वाला हूं, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ बुक्स इस वाली बात का एविडेंस देती हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो एक कंसर्टेड मैकेनिज्म के पाथवे से होकर निकलता है, और कुछ बुक्स कहती हैं कि इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। क्लेटन की बुक का, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, पेज नंबर 471 इस वाली बात का क्लेम करता है कि एक कंसर्टेड मैकेनिज्म से रिएक्शन पास होती है। इसका मतलब है, कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब है कि जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसी ऑर्डर में ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेते हुए रिवेट करते हुए निकल जाता है बाहर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना मतलब कि बहुत ही अनस्टेबल पोजीशन लाने के बराबर है। इस वजह से ये एक साथ जैसे ही ये अटैक करेगा, अच्छा, अब सवाल उठता है कि साहब इसने मोर क्राउडेड पर ही अटैक क्यों किया, और ये यहां ब्रेक होगा। इसको कहते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक बार में ही हुआ है, कि एक बार में ही चला है पूरा का पूरा प्रोसेस। जब इसने अटैक किया तो मोर क्राउडेड पोजीशन पर अटैक क्यों किया? मोर क्राउडेड पोजीशन पर अटैक होना ही इस वाली बात का एविडेंस था कि रिएक्शन में कार्बोकेटाइन कहीं ना किसी फॉर्म में बन रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है, इसलिए रिएक्शन SN1 पाथवे से लेकर गुजरती है, SN1 के प्रोसेस से होकर पास होती है। ये इस वाली बात का एविडेंस है कि रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल ने मोर क्राउडेड पोजीशन पर अटैक किया है। दूसरे बात में जो बुक्स इस वाली बात का क्लेम करती हैं कि ये इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू गया है, तो वो वाली बात भी सही हो सकती है। उसका रीजन है कि जब इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ बाहर निकाले होंगे तो कार्बोकेटाइन, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर जा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं पार्शियल पॉजिटिव उस कार्बन पर जनरेट होने लगा होगा, और ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकलने लगा होगा। ये प्रोसेस इतना तेज या इस तरीके से हो रहा होगा कि उसी समय न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया होगा। हम ये मान सकते हैं कि अगर 100 मॉलिक्यूल हम न्यूक्लियोफाइल के लेकर चल रहे हैं तो उसमें से 20 से 25 मॉलिक्यूल ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया होगा। इस वाली बात के एविडेंस के थ्रू ही शायद हमको लगता है कंसिडर्ड मैकेनिज्म जो होकर पास होती है। खैर ठीक है बच्चों, हमको उसमें बहुत ज्यादा उस डिबेट में नहीं पढ़ना है। मैंने आपको कहानी सुना दी है, बस आप सुन लो। मेन क्या था कि साहब एसिडिक मीडियम में ये SN1 टाइप की रिएक्शन है, इसीलिए कुछ बुक्स इसको SN1 टाइप लिखती हैं, SN1 नहीं लिखती हैं। तो मैं उसको वही लिख देता हूं, हमको उससे कोई लेना देना है नहीं। आपके एग्जाम में मैं कह रहा हूं, अगर मैंने यहां बता दिया तो कोई जेई हो, गेट हो, कोई पेपर हो, इस कंसेप्ट से सवाल बाहर नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। बस आप देखते रहिए ध्यान से, जो मैं कहानी सुना रहा हूं सुनते रहिए। इसने यहां अटैक किया, बाहर निकला, क्या सिचुएशन बनेगा देखिए। ये यहां से आया था। ऑर्गेनिक कठिन नहीं होती है, हम कठिन बनाते हैं। जैसा जैसा कहता जा रहा है वैसा वैसा करते जाओ, देखिए आंसर आ जाएगा। ठीक,
अटैक किया, ये यहां लेकर बाहर निकला है। दैट्स ऑल आंसर। ये आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अटैक बैक साइड से हुआ है, अटैक बैक साइड से हुआ है। इस वाली बात को लेकर ही, क्यों अटैक बैक साइड से हुआ है, क्योंकि ये बैक साइड से अटैक कर रहा होगा, इसीलिए यहां पर जो प्रोडक्ट हमको मिलता है उसमें कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन होता है। जब पोलरीमीटर में हमने इसको मेजर किया, इसके अल्फा को मेजर किया, अ, आपको मैं पूरा डिटेल में थोड़ा सा और समझा देता हूं, आपको और एकदम क्लियर कट पिक्चर बन जाएगी। देखिए हुआ क्या एक्चुअली, ये था एक H प्लस था और कोई न्यूक्लियोफाइल था, ठीक सा। जब ये यहां बना, ये यहां फॉर्म हुआ, जब ये फॉर्म हुआ तो पोलारीमीटर में जब हम इसके डिग्री अल्फा को मेजर कर रहे हैं, इसके स्पेसिफिक रोटेशन को हमने मेजर किया, तो किसी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर क्या होगा, इसके मोल और इसके मोल बराबर होंगे, कंसंट्रेशन बराबर होगा। कंसंट्रेशन बराबर है तो एविडेंटली हमको एक पाया गया कि इसका अल्फा, टोटल अल्फा जो है 0 डिग्री आया। क्यों आया, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक रोटेशन अगर +x डिग्री का था तो हमको इक्विलिब्रियम पर इसमें रोटेशन -x डिग्री का मिला, और जब हमने इसका डेल्टा एंगल निकाला स्पेसिफिक रोटेशन का तो हमको अल्फा 0 डिग्री का मिला। इस वाली बात के लिए एविडेंस है कि रिएक्शन में अटैक पूरे तरीके से बैक साइड से ही हुआ होगा, और कॉन्फ़िगरेशन में हमको चेंजमेंट मिला, तो इस वाली बात ने और हमको एविडेंस दे दिया कि हाँ रिएक्शन पूरी तरीके से बैक साइड से ही हुआ है। तो अब हम इस पे बाकी एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो जिससे कि आपको एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये वाला टॉपिक। एक सवाल में लिखता हूं, अटैक कराएंगे बस, इसमें अभी कुछ है नहीं। चलिए, पहले स्टेप में क्या कहा था मैंने, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन कराइए। और ये यहाँ पर हमारे पास इसमें, हाँ यही है ना, हाँ करेक्ट है हमारे पास हाँ सॉरी बेस नहीं, हाँ ठीक है, न्यूक्लियोफाइल भी हमारे पास H2 है। Me और Et, मतलब कि ये मोर क्राउडेड पोजीशन पर है, अटैक यहां से होगा, वहां से ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरह रिवेट करते हुए उधर निकलेगा। तो सिचुएशन कैसी बनेगी, देखिए क्या ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रोडक्ट यही बना है। और यहां ये OH, सिंपल, कहीं कोई दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगला एग्जांपल देखिए,
कौन ज्यादा क्राउडेड है, ये पोजीशन। फाइनल प्रोडक्ट। और देखिए, मान लेते हैं यहां पर, और एक सिचुएशन और बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बनाते हैं। मोर क्राउडेड के पास न्यूक्लियोफाइल अटैक और जुड़ गया, नीचे आके OH आ गया, के साथ ये पूरा हो गया। सिंपल है, बताइए कहाँ क्या कठिन बात है। कोई और एग्जाम्पल देखता हूं मैं, यही एग्जाम्पल है, गिने चुने एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर कंडीशन बेसिक मीडियम में हो, अभी तो हमने एसिडिक मीडियम की कंडीशन ली, अब हम बेसिक मीडियम की कंडीशन लेते हैं। OH, ठीक है। ये एक बेस भी है, ये एक न्यूक्लियोफाइल भी है। मैंने कहा बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। मैंने दोनों टर्म को अलग अलग यूज किया है, क्योंकि दोनों ही टर्म अलग अलग ही होते हैं, उनको एक साथ लगाने की कभी जरूरत है नहीं एक्चुअली। ये बहुत ही डेंजरस टॉपिक है, न्यूक्लियोफाइल कभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये बहुत ही डेंजरस है, बेस से बहुत ही अलग है। लगता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है तो दोनों एक ही होंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए मैंने अलग अलग टर्म यूज किया कि ये अच्छा बेस भी है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। आप मुझे बताओ कि अगर ये अच्छा बेस है या अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या करेगा। अच्छा, तो पहले स्टेप में सीधा अटैक कर देगा, क्योंकि बेस है तो कंडीशन बेसिक बनी हुई है। तो ये अटैक कहां से करेगा, ये SN2 अटैक करेगा इन बेसिक मीडियम। SN2 टाइप से अटैक होगा, SN2 टाइप से नहीं, SN2 मैकेनिज्म से अटैक होगा, क्योंकि यहां पर सारी के सारा पाथवे SN2 जैसा ही फॉलो होता है, तो SN2 से होगा। बस अब अटैक कराइए, ये ये फिनिश। बस उसके बाद वर्कअप करा लिए। आंसर आ गया, ये बेसिक मीडियम की कंडीशन है, सवाल खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, सिंपल, कितना आसान है बताइए। आप इसको कठिन बना लेते हैं, ये कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अगला एग्जांपल देखिए, साइक्लिक सिस्टम का देख लेते हैं एग्जांपल।
हमने दोनों केस डिस्कस कर लिए। बेसिक मीडियम मीडियम में रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से पास हुई, एसिडिक मीडियम में SN1 टाइप से पास हुई। अब एक काम करते हैं, एग्जाम्पल को के थ्रू अब कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। अब सिचुएशन बदल बदल कर देखते हैं। देखिए, यही सेम सबस्ट्रेट, कंडीशंस बदल देते हैं। एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, देखिए प्रोडक्ट अपने आप ही बदल जाएगा। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर किस तरफ से अटैक होगा, क्योंकि भाई दोनों तरफ से हिंडर्ड है, दोनों तरफ से क्राउडेड है, कहाँ से होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था कि एसिडिक मीडियम में केवल एक चीज याद रखिए कि अगर SN1 टाइप का भी नाम है तो ऑक्सीजन ऑक्सोनियम आयन का पॉजिटिव चार्ज जब ऑक्सीजन अपने पड़ोस के बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बन की तरफ डोनेट हो रहा होगा और इसी बीच न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा होगा। इसका मतलब है कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा हमको केवल और केवल वहीं पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। अब आप मुझे बताइए, NO2 एक कार्बोकेटायन को स्टेबल बनाने वाला ग्रुप है कि कार्बोकेटायन को डिस्टेबलाइज करने वाला ग्रुप है? ऑब्वियस सी बात है, ये तो -I इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो ये -I, ये +I। खत्म, फिनिश हो गया सवाल अब तो। सिंपल, कितना आसान है बताइए। इसको देखिए, बेसिक मीडियम, इसमें भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम देख सकते हैं। और उस बॉन्ड पर भी होगी जिस बॉन्ड से आया है, जहां OCH3 जिस तरफ से आया है ना, इस तरफ भी चेंजमेंट होगा। खत्म सवाल। बताइए, ये कोई टफ सवाल है? कोई टफ नहीं है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। ऐसे कुछ सिस्टम का हम कंपेयर कर लेते हैं या एक नया सिस्टम देखते हैं। सेम कंसेप्ट, एक नया सिस्टम है, इसको कहते हैं एरीन ऑक्साइड। देखिए उसमें क्या होता है। इसको कहते हैं एरीन ऑक्साइड। सेम, बस इसमें जो मैं सीन बना रहा हूँ सेम सीन आपको बस याद रखना है। याद भी क्या रखना है, आपको तो समझ ही आ गया, आप तो होशियार लोग हैं, आपको तो समझ बहुत जल्दी आ जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे साथ बने रहिए, आपका सवाल कहीं कोई गलत नहीं होने वाला। देखिए, एरीन ऑक्साइड है, हम कैसे कर सकते हैं आप खुद सोचिए। फिर न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करेगा, इस अटैक के थ्रू ये ऑक्सीजन अपनी तरफ लेगा,
ये वाई यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, देखिए ठीक। और ये वाई प्लस, क्योंकि दोनों ही सेंटर सेम हैं इसलिए अटैक वहां से भी हो सकता है। ये एसिडिक मीडियम का है, इसमें क्या होता है, फिनॉल बन जाती है। अब कई लोगों के मन में डाउट हुआ होगा कि सर ऊपर वाला तो समझ आ गया, ये नीचे वाले में क्या चमत्कार हो गया, दो बॉन्ड सबस्ट्रेट में थे, ये तीसरा बॉन्ड कहां से आया है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है ये चमत्कार है तो इस चमत्कार को करके देखते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अभी मैं करूंगा ना तो आप खुद कहेंगे अरे ये तो मुझे खुद ही आता था, मैं तो खुद ही कर लेता। देखिए आप, फिर प्रोटॉन है, क्या होगा, प्रोटोनेशन, और ये हमेशा होगा, ये थंब रूल है। जब भी प्रोटॉन होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, या किसी के पास लोन पेयर होंगे, ये प्रोटोनेशन करा ही लेगा। ठीक, कराते हैं सब, जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा करते जाते हैं। ये मैथमेटिक्स की तरह ही चलती है, देखिए। ठीक, अटैक कराते हैं, इसको यहां अटैक करो। ये 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 ठीक साहब, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है। अब आप मुझे देखकर बताओ, अगर आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एरोमेटिक सिस्टम अगर पढ़ी हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आपने एरोमेटिक सिस्टम पर पढ़ी हो, तो आप जानते हैं कि जब भी इस तरीके की कंडीशंस होती हैं जहां पर H प्लस को फायर करके हम रिंग में एरोमेटिसिटी ला सकते हैं, हम इस काम को फौरन कर देते हैं। ये H प्लस यहां से फायर होगा और यहां पर डबल बॉन्ड बना लेगा। बन गया प्रोडक्ट, खत्म, काम खत्म हो गया, फिनिश हो गया मामला। बस इतनी सी बात थी, बताइए इसमें क्या कठिन बात है, कोई कठिन बात नहीं। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बस फिर आखिरी रिएक्शन को और समझते हैं। इस रिएक्शन के बाद ये टॉपिक पूरा खत्म। ये तीन रिएक्शन इस टॉपिक में पूरी हैं, इसके बाद खत्म। आखिरी टॉपिक देखिए। देखिए
ठीक है। लुईस एसिड एपॉक्साइड क्या करेगा, जाहिर सी बात है इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास बढ़िया लोन पेयर है। ये जाकर इससे कहेगा कि तुम अपने लोन पेयर मेरे ऑर्बिटल में डाल लो। ये भी कहेगा ठीक है डाल लेते हैं। ये डालेगा, देखिए और डालते साथ ही ऑक्सीजन को रियलाइज हुआ ये मैंने क्या कर दिया। उसने कहा कि तुम मेरे घर में आकर रह लो, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये घर तो पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। अब ऑक्सीजन का दिमाग खराब हो गया और उसने कहा अरे भाई अब तो मुझे यहाँ से भागना होगा। ऑक्सीजन ने दिमाग लगाया कि आखिर कर क्या सकते हैं। तो ऑक्सीजन ने कहा यार एक काम करो, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना है। बॉन्ड को ब्रेक बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी सिस्टम में, सिस्टम स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ नहीं जा पाएगा। ऑक्सीजन ने दिमाग लगाया और बॉन्ड को ब्रेक किया कुछ इस तरीके से। सिचुएशन बनी ये। यहां एच लगा हुआ था, यहां पे भी एच लगा हुआ था। जब इस ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड को ब्रेक करते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लिया, उसी समय कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गई। ऐसा क्यों हुआ होगा सोचिए। ऐसा होना लाजमी था सिस्टम में। अगर सिस्टम में ऐसा ना होता तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन का एक फिर से एक नया सोर्स बन जाता। ये माइग्रेशन हुआ है वहां, इस माइग्रेशन की वजह से जो नेक्स्ट स्टेप बना वहां पर CH3 बन गया। और ये आप समझ लो कि पहले से दो H थे। और अगर मैं इसको कलर के फॉर्म में लिख दूं तो आपको शायद ज्यादा समझ आएगा। ये H इस H का, और ये पूरी की पूरी कंसर्टेड मैकेनिज्म है, पूरी की पूरी कंसर्टेड मैकेनिज्म है। ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, उसी समय साइमल्टेनियसली इस एच का फायर होते हुए वहां पर माइग्रेशन हुआ है। और माइग्रेशन रेट आपने पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी। अगर हम माइग्रेशन के लिए जाएं तो सबसे पहले हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है, बिकॉज इसका साइज बड़ा छोटा होता है। ठीक है। उसके बाद फिनाइल रिंग, उसके बाद टर्सरी एल्कोहल यानी कि सॉरी टर्सरी कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद 2nd डिग्री कार्बोकेटाइन, और उसके बाद 1 डिग्री मिथाइल। ये सही है कि नहीं, इसी ऑर्डर में। तो सबसे पहले हाइड्रोजन अवेलेबल था और हाइड्रोजन ने वहां माइग्रेशन के थ्रू अटैक किया और सिस्टम ये बन गया। और जैसे ये सिस्टम बना, जैसे ये सिस्टम बना तो ऑक्सीजन ने कह दिया कि भैया जो तुम्हारा एग्रीमेंट था वो तो मैंने पूरा कर दिया, अब तुम्हारा मुझसे कोई नाता नहीं, अब तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूं। और उसने बोरॉन से कहा तुम जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और बोरॉन बेचारा फिर से बाहर निकल गया। बोरॉन को किसी ने नहीं पूछा, और जैसे ही हुआ इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को उसकी बैलेंसी मिल गई और ये भी अपने घर में सुरक्षित हो गया। और ऑक्सीजन के मोहल्ले वालों ने कहा बहुत बढ़िया किए तो तुम वापस लौट आए, हमें तुम्हारी जरूरत थी। और इसी के साथ आप देखिए ये प्रोडक्ट बन गया। इसको क्या कहते हैं, इसको फिर से ध्यान से बनाइए। क्या ये कीटोन है कि ये एल्डिहाइड है? ये कीटोन है। ये CH3 और ये CH3। मजा आया कि नहीं आया? अगला एक बार और करते हैं, देखिए एक बार और करेंगे। देखिए अब मैं आपको फिनाइल रिंग मिथाइल रिंग के मिथाइल के थ्रू शिफ्ट करते हुए बताता हूं। देखिए
ठीक, क्या बताए थे? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल हैं। बोरॉन ने ऑक्सीजन से कहा कि तुम मेरे साथ आकर बॉन्ड क्यों नहीं बनाते हो, तुम्हारे पास तो इतना सारा पैसा है, तुम मेरे घर को क्यों नहीं खरीद लेते हो, तुम मेरे घर में किराए से क्यों नहीं रहने लगते हो। तो ऑक्सीजन ने कहा कि बात तो ठीक कह रहा है, अगर मैं इसके घर में रहने लगूं तो अच्छी ही बात है, मुझे भी लोग बोलेंगे कि अरे तेरे कितने घर, तू कहाँ कहाँ रहता है, तू तो हर जगह फैला हुआ है। ऑक्सीजन ने ऐसा कर लिया। जैसे ही ऑक्सीजन ने ऐसा किया, ऑक्सीजन को क्या पता था कि उसके साथ तो बोरॉन ने फरेब कर दिया, और ऑक्सीजन को बाद में आकर पता चला कि ओह ये घर तो कर्ज में डूबा हुआ है। अब ऑक्सीजन का दिमाग खराब, ऑक्सीजन बोलने लगा कि ये क्या हो गया, और इसी के साथ फिर ऑक्सीजन ने दिमाग लगाया कि अब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, और इस बॉन्ड को ब्रेक करते हुए अपनी स्टेबिलिटी तो वापस ले ही लूंगा। देखिए अब इसमें बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा। पिछली रिएक्शन में आपने देखा होगा कि जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, कंसर्टेड मैकेनिज्म में हाइड्रोजन को शिफ्ट किया गया। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा। जैसे ही इस पॉजिटिव कार्बोकेटाइन की तरफ बॉन्ड ब्रेक हुआ, वैसे ही एक मिथाइल रिंग का शिफ्ट हुआ। ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है, आप समझिए ये वाली बात, ये एक कंसर्टेड मैकेनिज्म है। और इसी के साथ ऑक्सीजन ने बोला कि जा बोरॉन, अब मैं तुझे आजाद कर दूंगा, मैंने तेरा एग्रीमेंट पूरा कर दिया। देख, और इसी के साथ उसने बोरॉन से कहा, बोरॉन टाटा बाय बाय। और बोरॉन बेचारा शक्ल देखते हुए रह गया, और हमको हमारा प्रोडक्ट मिल गया। तो बच्चों, इसी के साथ आज मैंने आपको रिएक्शन ऑफ एपॉक्साइड कंप्लीट करा दी। मैंने आपको 3 रिएक्शन बताई एपॉक्साइड की। पहली रिएक्शन बताई एसिडिक मीडियम में, दूसरी एसिडिक मीडियम की रिएक्शन SN1 टाइप से होकर निकलती है, जिसके फर्स्ट स्टेप में ऑक्सोनियम आयन बनता है, और उसी समय न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है, जो कि कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, और ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ब्रेक कर रहा होता है, और बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हुए अपना प्रोडक्ट बना लेता है। दूसरा बेसिक मीडियम में, जब बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराई तो हमने लेस हिंडर्ड कार्बन को तलाशा, क्योंकि उस न्यूक्लियोफाइल के पास एक बेसिसिटी भी थी, उसने उसका यूज करते हुए लेस हिंडर्ड कार्बन से अटैक किया और एक प्रोडक्ट बना लिया। तीसरे में हमने लुईस एसिड के साथ रिएक्शन कराई, और यहां पर हमने माइग्रेशन का यूज किया, हाइड्रोजन माइग्रेशन, मिथाइल माइग्रेशन, फिनाइल माइग्रेशन के कंसेप्ट को यूज करते हुए हमने ये पाया कि यहां पर एल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड बनाने के, एसीटोन बनाने के कितने अच्छे तरीके हो सकते हैं। अच्छा साहब, फिर हमने एरिन ऑक्साइड के सिस्टम को भी रीड किया। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर इन 4 कंसेप्ट के अलावा इपॉक्साइड पर कोई सवाल आ जाए तो आप बताइएगा। जनरली सवाल इस पर ही बनते हैं, हमेशा से बनते आए हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, वो भी आप कर लेंगे, हो जाएगा। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट में मुझे डाउट भेज दिएगा, मैं आपका डाउट करके सॉल्व भेज दूंगा। ठीक है, फिर अगली बार मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, नए अंदाज के साथ। देखिए मिलते हैं, चलिए फिर ठीक।